स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोगों ने इससे पहले लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारी लाइफ की यूनिट क्या होती है। बेसिकली फर्स्ट टॉपिक था सेल। सेल क्या है, इसकी मतलब इसमें सेल में क्या क्या पढ़ना है और कितने टॉपिक्स थे वो डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को ना पता हो तो इससे पहले वाला आप वीडियो देख सकते हैं। आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सारे सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, सेल डिस्कवरी, कि सेल की डिस्कवरी किसने की है। तो फर्स्टली आते हैं रॉबर्ट हुक। ये एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ करने का शौक़ था। तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने खुद से अपने आप से एक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, उनकी बार्क ली, बार्क यानी छाल ली, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं, कॉर्क ऑफ ट्री, मतलब पेड़ की जो छाल होती है उसको लिया और अपने माइक्रोस्कोप में उन्होंने उस छाल को रखा। ठीक है, यानी बार्क को रखा, या आप बोल सकते हैं कॉर्क को रखा। रखने के बाद उन्होंने क्या देखा, उसमें हेक्सागोनल शेप में बहुत सारे कंपार्टमेंट थे, इस टाइप के हेक्सागोनल। तो उन्होंने देखा, इनको हम बोलते हैं हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्होंने ऐसे शेप उस बार्क को जब रखा तो उन्होंने ऐसे शेप में बहुत सारे कंपार्टमेंट देखे। तो इन्होंने देखा जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है, उस टाइप के कंपार्टमेंट बने हुए हैं, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो इन्होंने देखा कि इसमें सेल तो है, ये सेल तो है, बट कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। तो इन्होंने क्या कह दिया कि सेल तो है, बट ये जो सेल है वो डेड सेल है। ठीक है, क्या है, डेड सेल है। तो बेसिकली जो फर्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप इन्वेंशन किया। उसमें इन्होंने वुडी ट्री की जो कॉर्क होती है, बार्क होती है, उसको लिया, उसमें जो स्लाइड होती है उसमें रख के देखा। उसमें देखा इन्होंने कि हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर हैं, मतलब जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो कंपार्टमेंट हैं, इन्होंने उनको देखा। तो इन्होंने इसको क्या दे दिया, डेड सेल का नाम दे दिया। डेड सेल जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जो कोई मूव नहीं कर रही है, जो लाइव नहीं है। ठीक है, तो यानी बेसिकली जो भी क्वेश्चन अगर आता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की है, तो आप क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक ने की है। सेकंड आते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में क्या किया, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। अब इन्होंने कैसे डिस्कवरी की, इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर यानी इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, यानी तालाब का पानी लिया। इन्होंने माइक्रोस्कोप में रख के देखा, भाई पॉन्ड वाटर है तो साफ़ सुथरा तो होगा नहीं, गंदा था। तो उसमें इन्होंने देखा कि कुछ चल रहा है, कुछ मूविंग सेल्स हैं, कुछ मूव कर रहा है। तो जो उसमें मूविंग सेल्स थी, मूव कर रही थी, मूविंग सेल्स, उसमें जो सेल्स थी जो मूव कर रही थी, उनको इन्होंने कह दिया लिविंग सेल्स। ठीक है, जो लाइव थी, जो मूव कर रही थी। अब वो लिविंग सेल्स क्या हो सकते हैं, हमारे प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं।
ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकते हैं, ठीक है, जो सिंगल सेल के बने होते हैं, जो सिंगल सेल्ड से बने होते हैं। तो 1674 में एंटोन वॉन लीवेनहॉक आए, ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने मूविंग सेल की डिस्कवरी की, लिविंग सेल्स जिसे बोलते हैं, और इन्होंने डिस्कवरी किस में की, पॉन्ड वाटर में की, तालाब के पानी में की। ठीक है, डिस्कवरी हो गई। अब देख लेते हैं सेल थ्योरी। भाई सेल थ्योरी किसने दी? सेल थ्योरी एक सील्ड इन साइंटिस्ट आए 1838 में। इन्होंने क्या किया, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट यानी जो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, हर्ब हो गए, प्लांट्स हो गए, जितने भी हमारी बॉटनी से रिलेटेड जो थ्योरीज दी जाती है, इन्होंने बेसिकली प्लांट्स की ही स्टडी की। ठीक है, उसके बाद आए एक हमारे साइंटिस्ट शॉन। इन्होंने 1838 में, ये इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मीन्स जिसमें जूलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है, मीन्स एनिमल हो गया, एविज हो गया, ठीक है, इस टाइप के। इन्होंने, ये जूलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे। तो भाई अब बॉटनिस्ट हैं तो ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। अब ये जूलॉजिस्ट हैं, जितने भी एनिमल हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट को देखा, कई प्लांट्स पे रिसर्च किए, स्टडी की। स्टडी करने के बाद इन्होंने ये कहा कि जितने भी प्लांट हैं, ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल। भाई इन्होंने कहा जितने भी प्लांट्स हैं वो सब सेल के बने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक स्वान नाम के वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए। इन्होंने 1838 में, ये इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने जितने भी एनिमल्स हैं उनकी स्टडी की। इन्होंने क्या कहा, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। भाई इन्होंने कह दिया कि जितने भी एनिमल्स हैं हमारे, वो कोई भी एनिमल हो, सिंगल सेल का हो या मल्टी सेल का हो, वो जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब सेल के बने होते हैं। भाई इन्होंने प्लांट को कह दिया कि भाई सेल के बने हैं, इन्होंने कह दिया एनिमल सेल के बने हुए हैं। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि ये चीज़ें हम अलग अलग डेफिनेशन क्यों दे रहे हैं, अलग अलग थ्योरी क्यों दे रहे हैं। तो इन्होंने, आपने कभी भी सुना होगा सील्डेन को अलग नहीं पढ़ा जाता है, स्वान को भी अलग नहीं पढ़ा जाता है, दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, सील्डेन एंड स्वान थ्योरी। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो इन दोनों की जो ये डेफिनेशन है उसको मिला दिया, और लास्ट में फाइनल जो डेफिनेशन निकली वो क्या निकली, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, वो सभी कंपोज्ड यानी बने होते हैं सेल्स के। ठीक है, तो इस सेल थ्योरी किसने दी, सिल्डिन ने दी, स्वान ने दी। इन्होंने 1838 में दी, इन्होंने भी 1838 में दी। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्लांट्स को बताया कि सेल्स के बने होते हैं, इन्होंने एनिमल्स को बताया। फिर फाइनली इन्होंने कहा हम लोग अलग अलग थ्योरी क्यों देते हैं, हम लोग अपनी थ्योरी एक ही में मर्ज कर देते हैं। फिर इन लोगों ने क्या किया, बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सारे कंपोज्ड होते हैं, वो भी सेल से कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी भी हो गई। अब भाई जब सेल थ्योरी हो गई तो हमारे माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि भाई सेल जब डेड हो जाती हैं तो उनका कहीं ना कहीं से तो क्या कहते हैं, फॉर्मेशन होता होगा। तो कहाँ से होता है, माइंड में ये चीज़ तो आती है कि कहाँ से होता है। तो फिर एक आए साइंटिस्ट रॉबर्ट विर्चो। ठीक है, रॉबर्ट विर्चो आए, इन्होंने क्या किया, 1855 में इन्होंने बताया कि सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स। मतलब जितनी भी सेल्स होती हैं वो एराइज होती हैं फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। मतलब जितनी भी पुरानी सेल्स होती हैं, मतलब जो ख़त्म होने वाली होती हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी प्री सेल्स होती हैं उनसे ही सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे हम लोगों की बॉडी में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो नॉर्मली इनके जो लाइफ स्पैन होती है
जैसे WBC हो गई, ठीक है, इनकी 5 से 5 to 7 डेज़ के लिए होती है, ठीक है। WBC हो गई, 5 से 7 दिन तक ये लाइव रहती हैं, फिर उसके बाद ये डेड हो जाती हैं जो WBC सेल्स होती हैं। अब नई WBC कहाँ से आई भाई? अगर ये 5 से 7 दिन में डेड हो जाती हैं तो उसके बाद तो फिर WBC हमारे बॉडी में रहेगी नहीं, फिर बॉडी काम करना ही बंद कर देगी। तो उसमें जो सेल्स होती हैं जो डेड होने वाली होती हैं, सेल्स, वो क्या करती हैं, अपनी ही जैसी नई सेल्स का फॉर्मेशन करके ही डेड होती हैं, ठीक है। तो सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेल कैसे बनती है, नई सेल कैसे बनती है? तो जो सेल्स पहले से ही उसमें होती हैं वो सेल्स अपनी जैसी ही सेल्स का फॉर्मेशन करके तब डेड होती है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया? हम लोगों ने सेल डिस्कवरी पढ़ लिया, ठीक है, सेल थ्योरी पढ़ लिया, सेल कहाँ से सेल का फॉर्मेशन होता है ये भी पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। हमारी सेल थ्योरी हो गई, सेल डेफिनेशन हो गई, सेल डिस्कवरी हो गई, सेल कहाँ से नई सेल का फॉर्मेशन होता है ये भी हो गया। अब हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सेल में सबसे पहला हमारा पार्ट क्या है? सबसे फर्स्ट पार्ट जो है हमारा है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब भाई ये क्या है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आपने कभी एप्पल देखा होगा, बनाना देखा होगा, उसकी जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, उसकी जो बाहर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं, एक तरह से उस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो मेरा एप्पल है वो एक सेल है, उसकी जो आउटर लेयर है उसके छिलके को हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, इसे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं? ये थिन होता है, बहुत ही पतली होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल जैसे हम लोगों की रबर बैंड होती है, उसको कैसे भी खींचो, कैसे भी कुछ भी करो, वो उसको खींचने के बाद फिर से वो उसी जगह पे वैसी ही सिचुएटेड हो जाती है, तो फ्लेक्सिबल होती है। और सबसे मेन पॉइंट है लिविंग होती है, लिविंग यानी वो ज़िंदा होती है, ठीक है। उसके बाद आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, उसका आप छिलका निकालते हैं तो उस छिलके को हम मान सकते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन है, तो वही हम उसको ही हम बोलेंगे आउटर मोस्ट कवरिंग, मतलब बाहर की जो कवरिंग होती है। जैसे अब हम ही लोगों के हाथ को देख लो, फेस को देख लो, आउटर मोस्ट कवरिंग, अगर मान लीजिए कभी चोट लग जाती है तो अगर हम लोगों के हाथ में कुछ भी स्क्रैचेस आते हैं तो बाहर की जब लेयर हट जाती है तो अंदर वाइट कलर की लेयर आती है, फिर ब्लड आने लगता है। तो सेम वैसे ही है कि सेल की सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद होल्ड्स द कंटेन ऑफ सेल, मतलब जो सेल का कंटेन होता है, मतलब मान लीजिए जैसे बनाना है, अगर उसमें बाहर की कवरिंग ही नहीं होगी तो बनाना कैसा लगेगा भैया? आप नहीं खाएंगे, वो गंदा हो जाएगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया लग जाएंगे। सेम वे में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल के जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसको होल्ड करके रखती है, मतलब उसको एक जगह इकट्ठा करके रखती है। प्रोवाइड्स अ डेफिनिट शेप, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को एक डेफिनिट शेप देती है। डेफिनिट शेप मतलब अगर हम आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगी ही नहीं या कवरिंग होगी नहीं तो सेल का शेप कैसा होगा? कैसा भी नहीं होगा, वो तो कैसा भी हो सकता है। जैसे अब वाटर ले लो, वाटर को अगर आप एक जग में रखते हैं, ग्लास में रखते हैं तो वो एक शेप में आ जाता है, लेकिन अगर उसको फैला देते हैं, आप उसी ग्लास को गिरा देते हैं, पानी अगर फैल जाता है, वाटर फैल जाता है तो उसका कोई शेप नहीं रहता है। तो सेम वे वही यहाँ पे है कि प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप, एक जो शेप होता है उसे एक निश्चित आकार देता है। कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज़ सेलेक्टिव परमिएबल, इसका मतलब क्या है? कुछ सम मीन्स कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं
जो वैसे तो सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है, उसके अंदर बाहर ना अंदर से कुछ आ सकता है ना उसके बाहर कुछ जा सकता है, ठीक है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सब मटेरियल्स होते हैं, उसे आप चाहे न्यूट्रिशन बोल लो या फिर कोई फूड बोल लो, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे सेलेक्टिव मटेरियल होते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मटेरियल होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर जाने देते हैं। हर एक चीज़ नहीं जा सकती है, जो सेल के लिए बेनिफिशियल होते हैं कुछ ही मटेरियल सेल के अंदर मूवमेंट के द्वारा अंदर जा सकते हैं, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब भाई सेल मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, उसका नाम है लिपिड और प्रोटीन्स, ठीक है। कुछ लिपिड्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ। अब इनगल्फ का मतलब क्या होता है? इनगल्फ की हिंदी मीनिंग होती है निगल लेना, निगल लेना। मतलब ये जो हमारी सेल है वो मतलब इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि बाहर से इन्वायरमेंट से बोल लो या हमारी बॉडी से बोल लो, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी बॉडी के लिए, जो सेल के लिए जो बेनिफिशियल होती है उसको अपने आप उसके पास जाके निगल लेती है, ठीक है। अब निगलने में क्या क्या आता है, इनगल्फ में क्या क्या इनरोल्ड होता है? कुछ फूड हो गया, कुछ अदर मटेरियल्स हो गया। कहाँ से लेती है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से होती है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? सेल मेम्ब्रेन जो पार्ट्स ऑफ सेल हैं उसका सबसे पहला पार्ट है जहाँ से हमारी शुरुआत होती है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सेकेंड नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? सेल मेम्ब्रेन वो होती है जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। ये थिन होती है, बहुत ही पतली होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। सबसे बड़ी बात ये लिविंग होती है और सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक। होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल। सेल का जितना भी कंटेंट होता है सेल मेम्ब्रेन उसको होल्ड करके रखती है, यानी पकड़ के रखती है, बांध के रखती है। प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप। सेल को सेल मेम्ब्रेन एक डेफिनेट शेप, एक निश्चित आकार देती है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज़ सेलेक्टिवली परमेएबल। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं सेल के अंदर, हर कुछ मतलब जो हम कह सकते हैं जैसे कि सेल के अंदर हम लोग अगर सोचें कि कुछ भी जा सकता है, सेल के अंदर से कुछ भी बाहर निकल सकता है, ऐसा नहीं होता है। सेल जो होती है, सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, वो कुछ ही सेलेक्टिव परमिएबल कुछ ही मटेरियल होती है जो मूवमेंशन यानी मूवमेंट के द्वारा अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अब सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो काहे की बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ लिपिड एंड सेकेंड इज़ प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ, यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। बाहर से बाहरी जो इन्वायरमेंट होता है, आउटर इन्वायरमेंट होता है, वहाँ से जो अपना फूड होता है या कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो सेल को बहुत ही नीड होती है, उसको वो बाहर से निगल लेती है यानी इनगल्फ कर लेती है। अब इनगल्फ में क्या क्या आता है? हमारा फूड आता है, अदर मटेरियल्स आता है, और कहाँ से लेती है? ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पार्ट्स ऑफ सेल का फर्स्ट पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।